सीने पे अपना सिर रख के उसकी धड़कन में क्या इसकी मौत हो गई है? कामिनी के पिता ने उससे पूछा। कामिनी, जो विपिन के सीने पे अपना सिर रख के उसकी धड़कन महसूस करने की कोशिश कर रही थी, बहुत हैरान थी। वो बोली, दिल धड़क रहा है लेकिन सांसें नहीं चल रही है। अजीब हालत में मास्टर विपिन का शरीर। कामिनी की बात सुन के उसके पिता हैरान हो गए और बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें मास्टर विपिन को तुरंत एकेडमी के अस्पताल लेके जाना चाहिए। वहां वैद्य जय कुमार ही विपिन की इस हालत के बारे में हमें बता पाएंगे। थोड़ी ही देर में विपिन एकेडमी के अस्पताल में था और वहां के सबसे बड़े वैद्य जय कुमार उसकी नब्ज को चेक कर रहे थे। जय कुमार बोले, शरीर में प्राण है जिसकी वजह से शरीर बिल्कुल जीवित है, लेकिन इसके दिल और सीने में यह अजीब सा रसायन है जिसकी वजह से दिल की धड़कन की ताकत इसकी सांसों को नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से शरीर में कोई हलचल नहीं है। एकेडमी के प्रिंसिपल भी अब तक वहां पहुंच चुके थे। वो जय कुमार से बोले, क्या इस रसायन को हम मास्टर विपिन के शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते? जय कुमार कुछ सोच के बोले, कोशिश की जा सकती है। तो फिर आप दिवाली का इंतजार कर रहे हैं क्या? जल्दी से कीजिए, जो भी किया जा सकता है। प्रिंसिपल को भड़कता देख वैद्य जय कुमार ने तुरंत ही अपने सहायक से कुछ सुइयां मंगवाई। ये सुइयां करीब 6 इंच लंबी थी और इनके पीछे एक धातु का बना कंटेनर था जिसमें वो सुई से निकाला गया रसायन इकट्ठा करने वाले थे। बेहोश विपिन के सीने पर एक बड़ा सा गहरे नीले रंग का चिन्ह था जिसके अंदर जय कुमार ने एक सुई डाली। जैसे ही जय कुमार ने सुई डाल के उस रसायन को विपिन के शरीर से निकालने की कोशिश की, वो सुई उस रसायन से पिघल गई। भयानक का विष इतना घातक था कि जिस भी चीज को छूता उसे गला के खत्म कर देता। उस गली हुई सुई को देखकर जय कुमार बोला, ये तो कोई बहुत खतरनाक रसायन है जिसके छूते ही इतनी मजबूत धातु की बनी सुई पिघल गई। एकेडमी के प्रिंसिपल जो वहीं खड़े थे नाराज होते हुए बोले, तो इससे भी ज्यादा मजबूत धातु की सुई लाओ। जय कुमार प्रिंसिपल से हिचकिचाते हुए बोले, सर ये टाइटेनियम का है, इससे मजबूत धातु तो हमारे कॉन्टिनेंट में नहीं मिलती है। जय कुमार की बात सुन के प्रिंसिपल कुछ देर परेशान खड़े सोचते रहे और फिर एकदम से बोले, तो फिर ऊर्जा शक्ति से इस रसायन को मास्टर विपिन के शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल ये बोल के अस्पताल के वार्ड के बाहर चले गए और कुछ ही देर में वापस भी लौट आए। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ थे एकेडमी के कुछ पुराने टीचर्स। वहां पहुंचकर प्रिंसिपल ने अपने साथ आए टीचर से कहा, हम सबको अपनी ऊर्जा से मास्टर विपिन के शरीर से इस खतरनाक रसायन को निकालना है। प्रिंसिपल की बात मान के सारे टीचर्स विपिन के चारों तरफ खड़े हो गए और उन्होंने एक साथ विपिन के सीने के बीचों बीच बने इस निशान पे ऊर्जा का संचालन करना शुरू किया। कुछ पलों बाद उन्होंने देखा कि ये रसायन एक धारा के रूप में विपिन के शरीर से निकलने लगा। लेकिन फिर अगले ही पल विपिन के शरीर में तेज झटके लगने लगे और वो उस बेहोशी की हालत में ही दर्द से चिल्लाने लगा। जय कुमार समझ गए कि ये क्या हो रहा था। उन्होंने उसी समय उस क्रिया को रोक दिया और बोले, इस रसायन के साथ विपिन के प्राण भी उसके शरीर से निकल रहे थे। ये रसायन विपिन के प्राणों से जुड़ा हुआ है। जब शरीर से प्राण निकलेंगे तो ही ये रसायन निकलेगा। तो अब क्या करें? प्रिंसिपल की बात के जवाब में जय कुमार बोले, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से विपिन के शरीर के अंदर देख पा रहा हूँ। ये रसायन विपिन के पूरे शरीर में बस यहीं एक जगह एकत्रित है। एक तरकीब है जो शायद विपिन को ठीक कर सकती है। प्रिंसिपल बोले, क्या? मेरे हिसाब से ये खतरनाक रसायन पहले से ही विपिन के शरीर में उसके खून में बह रहा था और कामिनी का इलाज करते समय न जाने कैसे वो एक जगह इकट्ठा हो गया। अगर इस रसायन को हम फिर से यहाँ से बाहर वापस उसकी रगों में भेज दें तो शायद विपिन बच जाएगा। जय कुमार की बात सुन के प्रिंसिपल बोले, इस बात की क्या गारंटी है कि इससे विपिन ठीक हो जाएगा? सर, गारंटी तो आजकल पनीर की भी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बाजार में नकली पनीर मिलता है। बकवास मत करो। विपिन के साथ पहले ही मास्टर यमन की वजह से बहुत नाइंसाफी हो चुकी है, लेकिन अब हमें कैसे भी करके मास्टर विपिन को ठीक करना है और सम्मान से इस एकेडमी में शामिल करना है। प्रिंसिपल की बात सुन के जय कुमार बोले, मुझे यकीन है कि मैं सही सोच रहा हूँ। आप लोग अपनी ऊर्जा से इस रसायन को इसके हृदय में से वापस इसकी रगों में संचालित कर दीजिए। जय कुमार की बात मान के प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स ने वही किया। जय कुमार का अंदाजा सही था। जैसे जैसे वो विष विपिन के सीने से हट के उसके शरीर में फैलता गया, उसकी सांसें फिर से चल पड़ी। कामिनी ये देख के बहुत खुश हो गई।
विपिन की सांसें धीरे धीरे चलने लगी थी। उसके सीने में इकट्ठा भयानक का विष एक बार फिर उसकी रगों में दौड़ने लगा था। इससे पहले कि विपिन की आंखें खुलती, उसे एक तीव्र रोशनी महसूस हुई। उसमें उसने मास्टर शेख की छाया को देखा। वो छाया उससे बोली, तुम्हारे पास बस 90 दिन है। अगर 90 दिनों में मेडिटेशन लेवल 6 पार नहीं किया तो ये जहर तुम्हारी बॉडी को खत्म कर देगा। ये कहते ही वो छाया और वो तीव्र रोशनी गायब हो गई और विपिन उठ के बैठ गया। उसके सीने पर उस बड़े से चिन्ह की जगह एक छोटी सी बिंदी रह गई थी। विपिन ठीक था और उसके सामने खड़ी थी कामिनी, जो उसे होश में आया देख खुशी से फूले नहीं समा रही थी। विपिन उसे देख के बोला, कैसी हो कामिनी? कामिनी बोली, आपकी वजह से जिंदा हूं मास्टर विपिन। विपिन ने कामिनी से उस दिन हुए हादसे के बारे में पूछा और हैरान कामिनी ने उसे सब बता दिया। वो थोड़ी हैरान थी कि मास्टर विपिन उससे सब दोबारा क्यों पूछ रहे थे, पर उसने विपिन से इस बारे में कुछ नहीं कहा। सारा सच जानने के बाद विपिन बोला, 8 महीने काफी आराम कर लिया, अब ट्रेनिंग करनी है कि नहीं? तुम्हें ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उड़ना भी तो सीखना है एकेडमी की छत से। कामिनी बोली, सर आप बताइए ट्रेनिंग कब शुरू करनी है? हाँ, पहले मास्टर यमन से नमन करवा लें, उसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग भी शुरू करते हैं। प्रिंसिपल और जय कुमार को उनकी मदद के लिए धन्यवाद कर और उन्हें झुक के प्रणाम करके विपिन अस्पताल से बाहर चला गया। विपिन ठीक हो गया था और अब समय था इंसाफ का। मास्टर यमन को उसकी घटिया हरकत के लिए सजा देने वाला था विपिन। कामिनी के 8 महीने बाद कोमा से उठने की खबर कमीने यमन तक पहुंच गई थी। यमन जानता था कि कामिनी उस हादसे का सच सबको बता देगी और फिर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट की सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। इसीलिए यमन एकेडमी से भाग गया था। लेकिन यमन को फिलहाल खतरा राज्य के सिपाहियों से नहीं बल्कि विपिन के गुस्से से था। विपिन कामिनी से वादा करके आया था कि यमन जेल जाने से पहले उसके सामने नाक रगड़ के माफी मांगेगा। यमन को ढूंढता हुआ विपिन एकेडमी पहुंचा, लेकिन जब उसे ये पता चला कि यमन वहां नहीं है तो वो अपना आपा खो बैठा। विपिन ने उस पल अपनी दिव्य लाइब्रेरी का ध्यान किया और सीधा लाइब्रेरियन के पास जा पहुंचा। लाइब्रेरियन के सामने खड़ा विपिन गुस्से में बोला, मुझे कैसे भी करके उस यमन का पता लगाना है। लाइब्रेरियन विपिन से बोला, क्रोध एक योद्धा को शोभा नहीं देता। मैं जानता हूं कि तुम उस नीच व्यक्ति से अपना बदला लेना चाहते हो, लेकिन ये जान लो कि वो कोई कमजोर आदमी नहीं, वो लेवल 7 का मेडिटेशन टेक्निक को पार कर चुका है। एक अव्वल नंबर का योद्धा है यमन। तो तुम चाहते हो कि मैं उससे डर जाऊं? जो गिरी हुई हरकत उसने कामिनी के साथ की है और फिर मुझे पूरे राज्य में बदनाम कर दिया, उसकी सजा ना दूं मैं उसे? गुस्से में तमतमा रहे विपिन के माथे पे लाइब्रेरियन ने आगे बढ़ के हाथ रखा और वो एकदम से शांत हो गया। लाइब्रेरियन बोला, मेरा काम तुम्हें शक्तियां और ज्ञान देने के साथ साथ आपको सही मार्ग दिखाना भी है। विपिन अब लाइब्रेरियन के सामने चुप खड़ा था। तुम उसे खत्म कर सको उसके लिए तुमको खुद को शांत करना पड़ेगा, क्योंकि वो युद्ध शास्त्र में तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन तुम उससे ज्यादा समझदार हो। तुमको यमन को इस युद्ध में डरा के नहीं, थका के हराना होगा। तुमको उस पे वार नहीं करना, बस उसके वारों से बचना है। बाकी जब वो थक जाएगा तुम उस पे अपने वार कर पाओगे। विपिन को लाइब्रेरियन की बात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी। हाँ, लेकिन लड़ने के लिए ये तो पता होना चाहिए ना कि वो है कहाँ। वो मैं कैसे पता लगाऊं? लाइब्रेरियन ये बात सुन के मुस्कुराया और उसके हाथ के एक इशारे से एक किताब लाइब्रेरी के कोने से निकल के बाहर विपिन के सामने आ गई। नायाब से दिखने वाली किताब को देख के विपिन ने पूछा, क्या है इस किताब में? इससे पहले कि लाइब्रेरियन कुछ बोलता, हवा में तैर रही वो किताब खुद ब खुद खुली और उसमें से निकली एक आवाज, इस पूरी दुनिया का मैं हूं नक्शा, मेरी नजर से कोई नहीं बचता। यह आवाज सुन के विपिन समझ गया था कि ये एक जादुई नक्शा है जो उसे बता देगा कि यमन मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के किस कोने में छुपा है। लाइब्रेरियन बोला, इस नक्शे से तुम्हें सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में पूछना है, उसके बाद ये तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने की राह दिखा देगा। लाइब्रेरियन की बात सुन के विपिन एकदम से बोला, तो क्या मामन और शापित कहां पर है? ये भी पता लगाया जा सकता है। मामन के साथ हुई पहली लड़ाई में वो उत्तर की बर्फीली गुफाओं में था, अब कहां होगा? अगर ये पता चल जाए तो। नहीं विपिन, वो शैतान है और शैतानों की छाया नहीं होती, वो खुद को छुपा के चलते हैं। उन्हें इतनी आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता।
कोई नहीं, उन्हें बाद में ढूंढ लेंगे, आज यमन को पकड़ा जाए। विपिन उस दिव्य नक्शे की मदद से यमन को ढूंढने निकल पड़ा था। उस दिव्य नक्शे से विपिन को यह पता चल गया था कि यमन मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट की पूर्वी दिशा में बसे रुंगता गांव में छुपा हुआ था। रुंगता गांव उन मार्शल आर्ट्स योद्धाओं का गांव था जो कभी राज्य के लिए लड़ते थे, लेकिन बाद में वो राज्य से बगावत करके अलग हो गए थे। इन योद्धाओं ने अपना छोटा सा एक गांव बसा लिया था। यहाँ रह रहे लोगों को मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में हो रही चीजों से कोई मतलब नहीं था। छोटे छोटे घर, छोटी छोटी दुकानें, कुछ खुले मैदान, एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र और मगरमच्छों से भरा एक विशाल दलदल, कुछ ऐसा था मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के पुराने योद्धाओं का गांव। दिव्य नक्शे द्वारा बताए रास्ते पर चलते हुए जब विपिन रुंगता गांव के एक सराय में पहुंचा तो उसने यमन को वहां आराम से एक कोने में मदिरा सेवन करते देखा। उससे में विपिन सीधे यमन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन यमन को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। यमन बिना किसी भाव के विपिन को देखता रहा। इससे पहले कि विपिन यमन से कुछ बोलता, यमन बोला, क्या हाल है नंबर 0? बहुत दूर से मेरा पीछा करते हुए आए होगे, थक गए होगे। विपिन दांत पीसते हुए यमन से बोला, मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठने नहीं, तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ, जहां तुम्हें सजा दी जाएगी। विपिन की बात सुन के यमन हंस दिया और बोला, वो सब तो होता रहेगा, पहले ये बताओ कि क्या पियोगे? आज का जाम तो तुम्हारी जीत के नाम होना चाहिए। उस 2 कौड़ी की लड़की को बचा लिया तुमने, अपनी इज्जत भी दोबारा हासिल कर ली। जश्न की बात है ये, बस एक कमी है, इस जश्न में कामनी के खूबसूरत शरीर को एक बार नाचते हुए देख लेता तो मजा आ जाता। यमन के मुंह से ये गिरी हुई बात सुन के जैसे ही विपिन ने यमन का गिरेबान पकड़ा, वहां उस सराय में 3-4 लंबे चौड़े मार्शल आर्ट्स योद्धा खड़े हो गए और उनके हाथों में ऊर्जा बहने लगी और सबके निशाने पे था विपिन। उनमें से एक योद्धा बोला, बंधु, यहाँ किसी तरह की हिंसा करना मना है, खुद को शांत करो। यमन ने एक बहुत ही खास वजह से इस गांव में आने का फैसला किया था। यहाँ का एक सबसे बड़ा नियम था कि यहाँ पे किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाती थी। किसी भी तरह की हिंसा की सजा मौत थी। यमन मुस्कुरा के बोला, यहाँ अगर मुझ पे वार करने की सोची तो ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वार होगा। विपिन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। यमन उसे छेड़ते हुए बोला, ये जगह लड़ाई की नहीं, प्यार करने की है। कामनी को लाते तो हम दोनों जी भर के उसके साथ प्यार कर लेते नंबर 0। विपिन के सब्र का बांध टूट गया था। वो चिल्लाया, नंबर 0 नहीं बोलना मुझे। और अगले ही पल उसने अपने शरीर की पूरी ऊर्जा केंद्रित करते हुए यमन पे एक वार किया। वार यमन के सीने के बीचों बीच लगा और यमन बेहोश होकर गिर गया। लेकिन तभी विपिन के ऊपर 4-5 ऊर्जा के जाल गिरे और वहां खड़े योद्धाओं ने विपिन को कैद कर लिया। लाइब्रेरियन ने विपिन को समझाया था कि क्रोध योद्धा का शत्रु है और अब विपिन रुंगता गांव के योद्धाओं 4-5 ऊर्जा के जाल गिरे और वहां खड़े योद्धाओं ने विपिन को कैद कर लिया। लाइब्रेरियन ने विपिन को समझाया था कि क्रोध योद्धा का शत्रु है और अब विपिन रुंगता गांव के योद्धाओं की गिरफ्त में था जो उसे मौत की सजा देने वाले थे।